बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं, उसके बाद प्रॉपर टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। पॉइंट्स में से कुछ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हवाले से है, जिसमें हम ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वीडियो अवेलेबल है। पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स जिसे हम यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे। पहला है, molecules of a gas are thought to be of the same mass and size। ये एक पॉइंट था जो उसमें मैंने शामिल नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर मैं अब इसको शामिल कर रहा हूँ कि किसी गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो पॉइंट्स हमारे सामने आए थे, उनमें से एक पॉइंट है कि हर गैस का मॉलिक्यूल्स का जो वजन है और साइज है वो सेम होगा। तो ये एक पॉइंट है। और दूसरा है कि उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान ना तो कोई अट्रैक्टिव फोर्स है और ना कोई रिपल्सिव फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे जब हम आइडियल बिहेवियर, आइडियल गैसेस पढ़ेंगे, तो वहां पर इसका एक बहुत बड़ा किरदार आएगा, इस ये वाला पॉइंट का। ठीक है। पूरे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में सिर्फ दो पॉइंट्स है जिस पर हम मजीद बाद में डिस्कस करेंगे, जो आइडियल और रियल गैसेस में हमें बहुत बड़ा सा फर्क बताते हैं। तो उसमें से ये है कि नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। गैस के अंदर अगर आपके पास कोई गैस है तो उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स नहीं है, जिसको आप इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स भी आप कह सकते हैं, मतलब ये नहीं है। अच्छा, ये दो पॉइंट हो गए। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जब आ गई तो उसमें क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट था क्लासियस, आरजे क्लासियस। उसने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से एक इक्वेशन डिराइव किया मैथमेटिकली। ये इक्वेशन जो है, इसको कहते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन, जो कि यहाँ आपके सामने अवेलेबल है। दैट इज कॉल्ड पीवी इज इक्वल टू, जिस तरह आपने पढ़ा था, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पर है पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन क्यों आया, इसकी वजह क्या थी? देखिए, जो गैस लॉज आपने पढ़े थे, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, वो सारे के सारे क्या थे? वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थे। गैस लॉ सारे के सारे क्या थे? एक्सपेरिमेंटल, उसके थे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे। वो गैस लॉज के अंदर कुछ ऐसे कमी थी, डेफिशिएंसीज थी। मिसाल के तौर पर, गैस, किसी भी गैस को क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब करना कि गैस में इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो इसका प्रेशर कितना होगा, अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो फिर इसका टेम्परेचर कितना होगा, अगर इतने मॉलिक्यूल्स है फिर वेलोसिटी कितनी होगी। ये सारी बातें जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये गैस लॉज में नहीं थे। जब हमने गैस में पढ़ा था, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बस ये दो दो एक कांस्टेंट था, बाकी तो कुछ नहीं था ना। मैक्रो लेवल पे तो कुछ था, माइक्रो लेवल पे कुछ नहीं था। तो वहां पर हमें फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं मिल सकती थी। तो फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए, मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए, मजीद डेप्थ में जाने के लिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को बनाना पड़ा। ये एमटीआई, के एमटी के पॉइंट सारा सामने है। बैकग्राउंड में बता चुका हूँ कि इसकी क्या पस मंजर थी। तो जब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आ गई, उस थ्योरी से एक इक्वेशन बनाया गया, 1/3 mnc स्क्वायर। ये इक्वेशन बहुत स्पेशल इक्वेशन बन जाता है, क्योंकि इसी इक्वेशन से बाद में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं या डिड्यूस करते हैं गैस लॉस को दोबारा से। गैस लॉस को दोबारा से हम यहाँ से बनाते हैं, जो आपने पीवी इज इक्वल टू एन आर टी।
P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये जो गैस लॉज आपने बोले बॉयज लॉ, वो तमाम के तमाम गैस लॉज इसी इक्वेशन से दोबारा हम बना सकते हैं, यानी इन्हीं इक्वेशंस की मदद से हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, तब जाकर हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, सो ये था बैकग्राउंड। ठीक है, गैस लॉज में क्या डेफिशिएंसीज थी, फिर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्यों आई, फिर इसका इक्वेशन बना, उस इक्वेशन से दोबारा हमने गैस लॉज को डिड्यूस कर दिया, तो वो जो क्वांटिटेटिव स्टडी थी अब वो हमारे पास आ गई इस इक्वेशन से। ठीक है, वो अब हमारे पास आ गई। अच्छा, इसमें पी तो आपको पता है प्रेशर है। ठीक है, पी इज डेफिनेटली व्हाट, पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम। इसमें जो स्मॉल एम है, स्मॉल एम, ये किस चीज को शो कर रहा है? स्मॉल एम मास ऑफ द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास शो कर रहा है। आपके बॉयज लॉ चार्ल्स लॉ में मास ऑफ मॉलिक्यूल नहीं था। ठीक है, मास ऑफ मॉलिक्यूल नहीं था। ठीक है, सो दैट इज रियली वंडरफुल इक्वेशन कि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स के मास के साथ आपका प्रेशर वॉल्यूम रिलेटेड है। इसी तरह n क्या है? n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैपिटल n जो आप देख रहे हैं, दैट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और c स्क्वायर क्या है? c इज द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज। अब गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स है तो गैस की कितनी वेलोसिटी है? देखो ये क्वेश्चन वेलोसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत डेप्थ में जाकर मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर आपको गैस एक्सप्लेन कर रहा है, गैस का बिहेवियर एक्सप्लेन कर रहा है। बाकी जो आपका गैस लॉज थे वो जस्ट एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर था, इस तरह डेप्थ में नहीं था कि आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिलेट कर रहे हो वेलोसिटी के साथ, कितने मॉलिक्यूल्स है, कितनी वेलोसिटी है, फिर कितने वेलोसिटी के साथ कितना टेम्परेचर आ रहा है। सो दैट इज वाई बहुत सारे स्टूडेंट्स काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पॉइंट्स तो सीख लेते हैं, लेकिन उसको नहीं, ये नहीं पता कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आई क्यों, पहले क्या मसला था कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आई। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में जब इक्वेशन हमने बनाया, उस इक्वेशन की मदद से हमने क्या किया, तो ये सब कुछ हम स्किप कर लेते हैं। बहरहाल यहाँ पर जो 1/3 mnc² है, 1/3 mnc² बार, ये जो सी स्क्वायर के ऊपर जो बार लगा हुआ है, दैट इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसकी वजह क्या है? ये क्यों आई? अगर आप कोई गैस सिलेंडर ले लेते हैं तो वहां पर तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सेम नहीं है, ये पॉइंट है, सेम वेलोसिटी सबके सबके नहीं है। कुछ मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर सपोज यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स है, इनकी वेलोसिटी कुछ और है, और यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स है, उनकी वेलोसिटी कुछ और है। यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स है यहाँ इस तरफ, उसकी वेलोसिटी कुछ और है। सो डिफरेंट वेलोसिटीज है। अब सपोज करते हैं अगर हम इसको, ये वाला जो सेट, इसको अगर n1 कहें, इसको अगर n2 कहें, अगर इसको हम n3 कहें, ठीक है, डिफरेंट सेट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके अंदर है जिसकी वेलोसिटीज डिफरेंट है, तो n1 का जो वेलोसिटी है उसको c1 का स्क्वायर बना देते हैं, इसकी जो वेलोसिटीज है। n2 जो दूसरा सेट है मॉलिक्यूल्स का, उनकी वेलोसिटी फिर डिफरेंट है, तो उनको हम n2 c2 स्क्वायर का नाम देते हैं। इस तरह n3 c3 का स्क्वायर बना लेते हैं। इस तरह हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज आएंगी, उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? ये जो आपका n1 प्लस n2 प्लस n3 और डॉट 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 डॉट, अगर कुछ और मॉलिक्यूल्स भी है तो
इस पे डिवाइड करेंगे। सो द सम ऑफ ऑल द वेलोसिटीज डिवाइड करेंगे नंबर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर, इससे आ जाएगा आपका मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है। तो यहां पर आप इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, दिस इक्वेशन में सी स्क्वायर क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, n1 c1 स्क्वायर n2 c2 स्क्वायर। फिर मैंने डॉट 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 लगाए हुए कि गैस के अंदर अगर और भी इस तरह के सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो n3 c3 स्क्वायर n4 c4 स्क्वायर, चलते जाओ डॉट डॉट डॉट। नीचे जो आपने लिखना है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। ठीक है, दैट इज n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 डॉट डॉट, वो आप लिख सकते हैं। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, मीन स्क्वायर वेलोसिटी मिल जाएगा। अगर इस मीन स्क्वायर वेलोसिटी को आप अंडर रूट के अंदर बंद कर लेते हैं तो फिर इसका नाम हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, CRMS। CRMS इज इक्वल टू ये, CRMS का एक और फॉर्मूला भी आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसको अंडर रूट के अंदर बंद कर दें तो फिर इसका नाम चेंज हो जाएगा, मीन स्क्वायर वेलोसिटी का नाम चेंज हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पर हो जाएगा। नीचे क्या लिखा, ऑल द गेस लॉज आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस इक्वेशन। ये बात पहले भी बता चुका हूं, इस इक्वेशन से नहीं, ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये PV इज इक्वल टू 1/3 mnc², इसी से हमने बाकी तमाम गैस लॉज को डिराइव किए हुए। ट्रांसलेशन मोशन, गैस के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मोशंस होते हैं। ट्रांसलेशन उसमें क्या है कि अगर कोई गैस का मॉलिक्यूल हैफाजर्डली इधर इस तरफ यहाँ वहाँ मुख्तलिफ डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, दिस मतलब एक जगह छोड़कर दूसरी जगह की तरफ जा रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। मोनोएटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी जैसे कि आपको पता है हीलियम सिर्फ एक एटम है मॉलिक्यूल, बस जस्ट वन एटम है। कहते हैं जो मोनोएटॉमिक होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन जो करते हैं। ये मैंने एमडीकेट की तैयारी की के उस पे को मद्देनजर रखते हुए ये पॉइंट्स में आपके साथ सामने दोबारा ला रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। आपको पता तो था कि गैस के अंदर ट्रांसलेशन मोशन है, रोटेशनल मोशन है, वाइब्रेशनल मोशन है, लेकिन ये आपको नहीं पता था पहले कि गैसेस के अंदर भी अगर वो मोनो अटॉमिक है तो फिर उसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होगा, तो फिर वाइब्रेशन नहीं होगा। ठीक। हाँ, जो डाई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक गैसेस है, मतलब इसमें दो एटम्स है, जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अब ये आप जाके उसको डाई एंड पॉली एटॉमिक गैस बोल सकते हो। ये जो गैसेस होंगे ये फिर तीन तरह के मोशंस दिखाएंगे। एक है ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशन, वो तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा है रोटेशनल, तीसरा है वाइब्रेशनल। तो ये तीन तरह के मोशन गैसेस में आपको मिल जाएंगे। कौन से वाले गैसेस में, डाई एंड पॉली एटॉमिक में। ट्रांसलेशन आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। रोटेशनल में क्या होगा, एक मॉलिक्यूल अपनी जगह पे घूम रहा होगा, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा होगा, अपनी ही जगह पे घूम रहा होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। नाउ वी हैव थर्ड वन जो है वो है वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन में ये है कि एक मॉलिक्यूल मुख्तलिफ स्टाइल से वाइब्रेट कर सकता है। एक ये है कि इसके पास सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, इसका एक एटम यहां पर है, एक एटम यहां पर है। अब हो सकता है ये अपने आप को इस तरह से बेंड कर दे, जैसे आप देख रहे हैं ये पहले बिल्कुल सीधा मॉलिक्यूल था,
इधर और इधर, ठीक है, बिल्कुल सीधा था। अब इसने अपने को क्या कर दिया, बेंड कर दिया। सो वाइब्रेशन में बेंडिंग भी आ सकता है, ठीक है, कि उसके ये सेंट्रल एटम के आसपास जो दो और एटम है वो अपने आप को बेंड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि सीधा सादा अल्फाज में, ये देखो ये एक मॉलिक्यूल है इस तरीके में, अगर ये मैं इस तरह बना दूं, अब इसने क्या किया, अपने आप को बेंड कर दिया। ये फिर से अपने आप को सीधा करेगा, बेंड करेगा। सो दिस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग, ठीक है, ये वाइब्रेशन में आ जाता है, ये बेंडिंग मोशन। इसी वाइब्रेशन के अंदर और क्या है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। जरा देख लें, दोबारा से मैं एक और डायग्राम लिख लेता हूं। अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर ये सेंट्रल एटम है और ये उसकी साइड इस पर है, ठीक है, और एटम है। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होगा कि ये जो राइट साइड पर मॉलिक्यूल है, ये स्ट्रेच बाहर की तरफ स्ट्रेच करेगा, और जो लेफ्ट साइड पर मॉलिक्यूल है वो भी बाहर की तरफ स्ट्रेच करेगा, लेफ्ट साइड की तरफ। अब होता क्या है कि दोनों एटम्स, सेंट्रल एटम के आसपास जो दो एटम है, राइट साइड लेफ्ट साइड पर जो दो एटम है, वो इक्वली स्ट्रेच करेगा। यानी ये आपका सेंट्रल एटम है, यहां से वो एक मॉलिक्यूल अपने आप को स्ट्रेच करता है, यहां तक ले आया। दूसरे मॉलिक्यूल ने, दूसरे एटम ने, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मैं बात कर रहा हूं, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो राइट साइड और लेफ्ट साइड पर जो एटम्स है, वो भी बिल्कुल स्ट्रेच कर रहा है, बाहर जा रहा है, लेकिन इक्वल जा रहा है। जितना फासला इसने कवर किया हुआ है उतना ही फासला इसने कवर किया हुआ है। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। और एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में क्या होता है, उसमें अनइक्वल की बात आ जाती है। जैसे कि ये एक सेंट्रल एटम है, यहां से क्या होगा, एक एटम थोड़ा सा स्ट्रेच करेगा, दूसरा एटम ज्यादा स्ट्रेच करेगा, तो ये इतना सा स्ट्रेच हुआ है, दूसरा वाला बहुत ज्यादा स्ट्रेच हुआ है। दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग या एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। ए सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, और ये जो था ये था सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। चले, ये भी अच्छा हुआ कि आपको ये भी मैंने बता दिया कि गैसेस के अंदर जो वाइब्रेशनल मोशन है वो कितना हो सकता है। अच्छा, आप थोड़ा और भी गौर कर लें कि वाइब्रेशन के नीचे मैंने के ई और पीई लिखा हुआ है। ये जो वाइब्रेशनल मोशन है, इसमें काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। ये कैसे? जब स्ट्रेचिंग हो रहा होता है, ऐसे आप स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे होते हो, स्प्रिंग को जब आप स्ट्रेच कर रहे होते हो तो उसके अंदर शुरू में पोटेंशियल एनर्जी आती है, जब आप उसको छोड़ रहे होते हो तो काइनेटिक एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो जाती है। ये फिजिक्स में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि वाइब्रेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाइब्रेशन मोशन, के ई वाइब्रेशनल, कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी वाइब्रेशनल में, और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, कि ये होता रहता है, ठीक है। जितना जैसे मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स है, वो स्ट्रेच हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, स्ट्रेच और रिलैक्स हो जाते हैं, वहां पर उस दौरान काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। ये सिस्टम चलता रहेगा इस मोशन के अंदर। अच्छा, अब जरा एक और जरा स्पेशल पॉइंट है। द केल्विन टेम्परेचर इज मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब आप लोग, अब आपको पता चल गया गैस के अंदर मोशंस है, डिफरेंट काइंड मोशन है, तो टेम्परेचर को कैसे उससे हम डिफाइन कर सकते हैं,
Kelvin temperature is the measure of average vibrational kinetic energy या rotational kinetic energy। तो इसका आंसर क्या है? Kelvin temperature is measure of average translational kinetic energy। अब आपको पता चल गया कि translation kinetic energy क्या है। तो जो मॉलिक्यूल्स ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, उस ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, उससे हम केल्विन टेम्परेचर को मेजर करेंगे, उससे हम केल्विन टेम्परेचर को मालूम करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर का जो लिंक है वो ट्रांसलेटरी मोशन के साथ है, वो काइनेटिक एनर्जी के साथ है। अगर आपका टेम्परेचर 0 हो गया है तो उसका मतलब ये है कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांजिशन है वो 0 हो जाती है। सही है। In gas and liquids, the temperature explains average translational kinetic energy। अब ये एक और पॉइंट है, अगर आपके पास गैस या लिक्विड है, दो चीजें लिक्विड या गैस है, तो उसमें टेम्परेचर जो है वो किस चीज को एक्सप्लेन करेगा? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये भी आप वही पॉइंट दोबारा आ गई, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो ट्रांसलेशन के साथ लिंक होगा। लेकिन अगर सॉलिड है जिसमें मॉलिक्यूल्स बिल्कुल आजाद नहीं है कि वो ट्रांसलेशन मोशन, सॉलिड के अंदर ट्रांसलेटरी मोशन पॉसिबल नहीं है। सॉलिड के अंदर एटम्स बहुत मजबूती से एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, तो वहां पर वाइब्रेटरी मोशन जो है वो ज्यादा है। तो उस केस में फिर क्या होगा? इन सॉलिड्स टेम्परेचर बिकम्स मेजर ऑफ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये आपका पॉइंट है कि सॉलिड में फिर टेम्परेचर की जो मेजरमेंट हम करेंगे वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी से करेंगे, जबकि लिक्विड और गैस में ट्रांसलेशन के से करते हैं। अच्छा, प्रेशर, ये सब कुछ ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। दरअसल में फिर से ओल्ड बुक, नए बुक्स, दूसरा बुक, ये वाला बुक, उससे भी देखते देते ताकि मुझे मैक्सिमम पॉइंट्स मिल जाए। तो प्रेशर हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, व्हाट इज प्रेशर, एटीएम, ये सब कुछ हो गया है। प्रेशर का एस आई यूनिट आपको बताना था मैंने, कुछ बता चुका हूँ, कुछ नए चीजें इसमें शामिल है। एस आई यूनिट जो है वो पास्कल है, तो ठीक है, तो पास्कल है। और पास्कल जो है वो किस चीज की इक्वल है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है। इसके अलावा 1 एटीएम कितना पास्कल है? 101,325 पास्कल या 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वो चीजें हैं जो मैं अक्सर से कहता हूँ कि इसमें आपने सिर्फ इसको याद रखना पड़ता है, चाहे कोई पेज पे लिखो, बार बार देखो, हिफ्स करो, जो भी है ये वैल्यूज याद करने पड़ेंगे आपको। एक एटीएम 14.7 पीएसआई के बराबर है। पीएसआई क्या है? पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये भी प्रेशर का यूनिट है। तो अगर आप एटीएम को कभी सवाल आ जाए कि इतना 5 एटीएम का प्रेशर है, उसको कन्वर्ट करो पास्कल में, तो आप कैसे करोगे? उसको कन्वर्ट करो पीएसआई में, क्या करोगे? उसको कन्वर्ट करो ठॉर में, क्या करोगे? तो मैं आपको ये कन्वर्जन फैक्टर्स पहले से दे रहा हूं, अगर आपके जहन में ये कन्वर्जन फैक्टर्स होंगे, आप बड़े आराम से एक प्रेशर को दूसरे में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 एटीएम इज इक्वल टू 101,325 किलो पास्कल। अब ये देखो, वही पास्कल है, जस्ट किलो पास्कल के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ा तो 101.325 आ गया। ये पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, 101.325। 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टॉर, 760 टॉर या 760 MMHg। प्रेशर अगर MMHg में है तो वहां से भी आपको इस तरह का प्रेशर मिल सकता, यूनिट मिल सकता है। एंड देन वी हैव 1 joule is equal to 1 Newton meter। 1 joule is equal to 1 Newton meter, दैट इज, ये तो ठीक है। 1 joule ये वर्क का यूनिट है, 1 joule एनर्जी का यूनिट है, और 1 joule को 1 Newton meter कहा जा सकता है। इसके अलावा ये है 10⁻⁷ अर्ग्स, भी इसको कहा जाता है। 1 joule जो है 10⁻⁷ अर्ग्स की पावर। अगर कभी एनर्जी जो है वो अर्ग में आ जाए, अर्ग, तो फिर आप परेशान हो जाए कि ये कहाँ से आया। अगर आपके पास 10 जूल है, फिर आप उसको 10 उसको आर्क्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो बहरहाल ये एक कन्वर्जन फैक्टर आपके पास है, एनर्जी का ही है, ठीक है, एनर्जी का कन्वर्जन फैक्टर है। इसी तरह एनर्जी का एक और यूनिट है 1 कैलोरी। 1 कैलोरी फिर 4.18 जाउल के बराबर है। तो अब आप एनर्जी के यूनिट्स देख रहे हैं, कैलोरी है, जाउल है और आर्क्स है। इसी तरह 1 एटीएम
1.0325 बार की इक्वल है। ये अब दोबारा से प्रेशर का यूनिट आ गया। तो एटीएम एक यूनिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आप एटीएम को कन्वर्ट करना चाहते हैं पास्कल में तो ये भी मुमकिन है। अगर आप एटीएम को न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये भी मुमकिन है, क्योंकि पास्कल न्यूटन मीटर सेम है। अगर आप न्यूटन मीटर को पीएसआई में कन्वर्ट करना चाहते हैं ये भी मुमकिन है। आप उसको टॉर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको एमएमएचजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको बार में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो भाई ये वाले जो प्रेशर के वैल्यूज है ये याद करने पड़ेंगे। पूछा जा सकता है आपसे कि फलाने प्रेशर को फलाने में कन्वर्ट करो, इस यूनिट को इस यूनिट में कन्वर्ट करो, फिर आपको करना पड़ेगा। और करने के लिए ये है कि शुरू में कोई नंबर आपको पहले से याद हो, जिसे मैं कन्वर्जन फैक्टर का नाम देता हूँ। ठीक है। जैसे ये आप लोगों के लिए एक वर्क है, अगर आप लोग अभी अभी जाकर इसको चेक करो, अभी नहीं बल्कि क्लास के बाद। कन्वर्ट 10 पास्कल्स इनटू, आप आपके पास 10 पास्कल का प्रेशर है, 10 पास्कल, आप इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट करके दिखा दें, फिर एटीएम में कन्वर्ट कर दो, फिर टॉर में, फिर पीएसआई में कन्वर्ट करके इसका आंसर क्या आता है। ठीक है। डिफ्यूजन बिटवीन लिक्विड्स एंड गैस इज कॉल्ड इंटीमेट मिक्स। अच्छा, ये भी एक बुक पढ़ते पढ़ते एक पॉइंट था, एक लाइन की थी कि जब एक लिक्विड मिक्स हो जाते हैं गैस के साथ, गैस और गैस तो मिक्स हो जाते हैं, लेकिन जब लिक्विड और गैस आपस में मिक्स हो जाते हैं तो फिर इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंटीमेट मिक्सिंग कहा जाता है। बाकी इसमें कुछ और है नहीं। ठीक है, दिस इज द इंटीमेट। ये जो लफ्ज इंटीमेट है ये भी स्टूडेंट को कंफ्यूज कर सकता है कि अब इंटीमेट मिक्सिंग क्या है। तो भाई वो मिक्सिंग ही है, बस ये कि लिक्विड और गैस की मिक्सिंग है। दोबारा से वो पॉइंट रिपीट हो रहा है जो मैंने आपको शुरू में बताया था। वो क्या? कि आप लोगों ने जो गैस लॉज पहले पढ़े थे, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, वेगोद्रोज लॉ, वो जो अपने लॉज पढ़े थे, वो मैक्रो लेवल, बड़े लेवल पे था, डीप लेवल पे नहीं था, मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं था। ये आपको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के थ्रू मिले थे। ठीक है। वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थे, इतना प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम ज्यादा हो गया, या टेम्परेचर ज्यादा कर रहे वॉल्यूम ज्यादा हो गया। उस वक्त आपने जो कुछ देखा था, पढ़ा था, उसमें क्या था? इनडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ गैस। आप कोई भी गैस यूज कर लेते थे, उसका बिहेवियर सेम आता था। कोई भी गैस आप उसका प्रेशर कम कर लेते, आप उसका प्रेशर ज्यादा कर लेते, वॉल्यूम कम हो जाता, प्रेशर कम करते वॉल्यूम ज्यादा होता। कोई भी गैस, मतलब वो जो बिहेवियर था वो गैस के नेचर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था। कोई भी गैस आप यूज करते बिहेवियर सेम आ रहा था। ठीक है ना, गैस लॉज में इनडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ गैस, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, क्यों लिखा हुआ है? कि जो आपने लॉज पढ़े थे गैस लॉज, वो क्या थे? वो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड ही नहीं करते थे। मतलब कोई भी गैस आप ले लो तो वो जो आपने रिलेशन बनाया था, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये वाला जो रिलेशन था, कोई भी गैस आप ले लो तो उसके लिए वो सब पे अप्लाई हो रहा था। ठीक है। सो इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ गैस, ये पॉइंट उसमें आ गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें कोई इस तरह तफसीली पॉइंट चाहिए कि यार अंदर क्या हो रहा है गैस के अंदर। हमें बताया गया तो था कि प्रेशर ज्यादा करने से वॉल्यूम कम हो जाएगा, बट हमें ये मतलब कि अंदर क्या चल रहा है, मॉलिक्यूल्स किस तरह दिखते हैं, वो मोशन, वो वो सब कुछ हमें क्वांटिटेटिवली चाहिए। क्या हमें पता चले कि इतने मॉलिक्यूल्स है, इतना प्रेशर है, इतने मॉलिक्यूल्स है, इतनी काइनेटिक एनर्जी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से काइनेटिक एनर्जी इतनी है, 60 जूल है, 50 जूल है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से प्रेशर का पता चल रहा है कि इतने मॉलिक्यूल से इतना प्रेशर, सो इतना, दिस इज मिकदार। क्वांटिटेटिवली स्टडी, क्वांटिटेटिव स्टडी वहां से नहीं मिल रही थी हमें, जो लॉज हमने पढ़े थे। सो हमें चाहिए था व्हाट वी नीड, क्वांटिटेटिव बिहेवियर। हमें क्वांटिटेटिव बिहेवियर चाहिए, तब जाकर हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को बना। अगर आपसे कोई पूछे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है, इसका जवाब बहुत आसान है, क्या है?
क्यों आई का जवाब आपको नहीं, आप पूछ सकते हैं क्यों आई, क्यों आई का जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन है क्या वो पता है सबको। तो यह है उसका पस मंजर कि काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी क्यों आई, क्या जरूरत थी कि काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी आई। तो चलो जब काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी आ गई, उससे हमारा वो जरूरत पूरा हो गया जो हम चाहते थे क्वांटिटेटिव बिहेवियर हमें मिल जाए, तो काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी से मिल जाए। काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी में वो पॉइंट्स थे तमाम के तमाम कि भाई जो भी गैस आप ले लेते हैं उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, अंदर मॉलिक्यूल्स है, ये उसका पहला पॉइंट था। पार्टिकल्स है और मॉलिक्यूल के दरमियान फासला बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फासला है। मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स नहीं है, मतलब ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बिल्कुल आजाद, उसके अंदर कोई फोर्स नहीं है, ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ना फोर्स ऑफ रिपल्जन है। और इनका जो वॉल्यूम, अगर आप इनके मॉलिक्यूल्स को एक साथ इकट्ठा कर लोगे तो इनका एक्चुअल वॉल्यूम बहुत छोटा हो जाएगा। इस पर मैं तफसीली में बात कर चुकी, इसलिए अभी थोड़ा जितना तफसील में अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट वही पॉइंट्स मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इन मॉलिक्यूल्स को एक साथ करोगे ना तो इसे बहुत छोटा सा वॉल्यूम बन जाएगा। ये जो बहुत छोटा सा वॉल्यूम है ये बहुत कम है, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो ना होने के बराबर है पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के मुकाबले में। ये उसमें पॉइंट्स थे। और कुछ पॉइंट्स तो आज के लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया था कि केएमटी में कि गैस का जो मॉलिक्यूल्स का साइज है और मास है वो सेम होगा। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स हमने देखे थे और उसमें ये भी पॉइंट शामिल था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ये वाला एक वो था पॉइंट था कि अगर टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो उससे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ये एक पॉइंट था काइनेटिक एनर्जी का। और फिर हमने ये भी देखा था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसलेशनल के ई है और वाइब्रेशनल के ई है। अगर लिक्विड और गैस है तो फिर वहां पर टेम्परेचर जो है वो ट्रांसलेशनल के ई के साथ रिलेटेड होगा। अगर वो सॉलिड है तो फिर टेम्परेचर को हम अब वाइब्रेशनल के ई के साथ लिंक कर लेते हैं। जब आपने काइनेटिक गैस इक्वेशन बना लिया, वही पॉइंट्स को मद्देनजर रखकर आपने बना लिया, फिर उससे आपने एक इक्वेशन भी बना लिया, पी वी इज इक्वल टू 1/3 mnc²। डिस्कस हो चुका है ना, प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू 1। ये एक मैथमेटिकल फार्मूला उन्होंने बना लिया, डिराइव किया हुआ है, ठीक है। ये जो बना लिया तो इसके अंदर हमें स्मॉल एम मिल रहा है। स्मॉल एम जो है ये एक मॉलिक्यूल का मास है, ठीक है। एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और सी जो है वो वेलोसिटी है। तो कितना प्यारा इक्वेशन है कि जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम वो मॉलिक्यूल के मास और वेलोसिटी के साथ रिलेट हुआ है। दिस इज व्हाट वी कॉल इट द माइक्रो लेवल। हम जाके स्टडी करें, एक बार हमारे पास एक नया इक्वेशन आया, पी वी इज इक्वल टू 1/3 mc²। ये जब आया ना, इससे हमने वो जो गैस लॉज हमने पढ़े थे दोबारा से हम लोगों ने उसको बना लिया, डिराइव किया गैस लॉज को इन्हीं से। ये अब आपके कोर्स में शामिल नहीं है कि किस तरह ने उसको डिराइव, लेकिन डिराइव हो सकता है। एक एक लॉ, जैसे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये जो था ये आपका बॉयल्स लॉ था। तो बॉयल्स लॉ को हम लोगों ने इसी क्वेश्चन से दोबारा निकाल दिया। तो अब वो मसला हमारा हल हो गया जो हम चाहते थे कि यार कोई ऐसा हमें क्वांटिटेटिव स्टडी मिल जाए, तो वो 12 से हो गया। ये अभी वही चीज फिर से दोबारा हम इसको क्लियर नहीं करेंगे। सी² क्या चीज है ये भी सारा हो चुका है, शुरू में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। N1 N2 जो है ये आपका N है। अब देखो इसमें देखो CRMS, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर आप ये जो C² है अगर आप इसके ऊपर अंडर रूट लगाओगे तो इसका नाम हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, CRMS। तो अगर देखो अब ये देखो मैंने इस पर जब आप रूट लगाओगे तो जिसका नाम है CRMS, तो CRMS का फॉर्मूला क्या है, 3RT/m। एक तो ये वाला फॉर्मूला है, दिस वन जो स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला है।
लेकिन अगर आप इसके ऊपर रूट लगाओगे फिर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3RT/m। ये जस्ट याद करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको याद करना पड़ेगा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 3। वही जनरल गैस कांस्टेंट है, कोई भी नया चीज नहीं है। आर, टी क्या है, टी टेम्परेचर है, एम क्या है, वो मोलर मास है। यहाँ पर एम एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है, ये कैपिटल एम है, ये मोलर मास को शो कर रहा है। टेम्परेचर आपका केल्विन टेम्परेचर है। सो एक चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो है, CRMS वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी, इसके सामने टेम्परेचर आ रहा है इस इक्वेशन में, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में है। यानी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी मॉलिक्यूल्स की, किसी भी गैस की मोशन भी ज्यादा होगा। आपने जो एब्सोल्यूट जीरो का नाम आपने देखा था ना, एब्सोल्यूट जीरो माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड की मैं बात कर रहा हूं। -273 डिग्री सेंटीग्रेड एब्सोल्यूट जीरो, आपने उसका नाम लिया था ना कि भाई ये एब्सोल्यूट जीरो है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो वॉल्यूम है वो हाइपोथेटिकली, अच्छा बैटरी, बैटरी वो हाइपोथेटिकली क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है वॉल्यूम। सो अब हम -273 को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो टेम्परेचर है जिसमें मोशन बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं, मोशन स्टॉप, मॉलिक्यूलर मोशन बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। सो इसको भी आप यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब नीचे क्या लिखा, क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी ये वाला जो रिलेशन है, इसने हमें क्या दिया, क्वांटिटेटिव रिलेशन हमें दे दिया किसके दरमियान, एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल के दरमियान। ये भी एक रिलेशन आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो ये सब के सब हमें काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी से मिल रहा होता है। नाउ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन को हम लोग बल्कि इसको भी यहाँ से बता देते हैं। And then we have Gram's law of diffusion, इसको फिर एक साथ ही कर देते हैं। ओके